अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मुतनाज़े पेका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। शिबली फराज के मुताबिक तरमीमी बिल का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का 3 शिकों में तरमीम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जबकि वजीर कानून ने एहतजाज को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि हम पूरे निज़ाम की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। मुतनाज़े पेका तरमीमी बिल के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सहाफ़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टियां, हाथों में स्याह झंडे और काला कानून नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठाकर मुतनाज़े कानून के खिलाफ नारे लगाए। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजन इस्लामाबाद प्रेस क्लब से D चौक तक मार्च भी किया। सहाफ़ी बरादरी के मुताबिक हुकूमत इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉज बनाकर सच को दबाना चाहती है। सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों ने हुकूमत से बिल फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुशावरत के बगैर बिल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पेका तरमीमी बिल का अगर मुताला किया जाए तो सहाफ़ी बरादरी और आम सोशल मीडिया यूज़र के खदशात, एहतजाज और मुतालबात जायज़ हैं। बिल में डेफिनेशंस को इस कदर वसी या बाज़ जगहों पर मुबहिम कर दिया गया है कि अब हुकूमती और रियासती इदारे भी इस कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फर्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह कानून आज़ादी इजहार को महदूद करता है और सच्चाई का तयन करने का इख्तियार हुकूमत को देता है। यानी आसान अल्फाज में हुक्मरान ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के शिक की मदद से हुक्मरानों ने सोशल मीडिया पर मवाद के हवाले से तमाम ताकत अपने हाथ में ले ली है। नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। ये शिक भी मुनसिफाना ट्रायल और अपील के हक के खिलाफ है। इतने सख्त कवानीन और सजाएं जिससे चिलिंग इफेक्ट पैदा होगा, यानी लोग सजाओं के खौफ से फ्री स्पीच और सच बोलने से भी हिचकिचाएंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना गैर मुनासिब या गैर कानूनी मवाद को हटाने के हवाले से कवानीन बनाने में कोई मसला नहीं है, मगर इसकी आड़ में आज़ादी इजहार राय को कुचलना और सख्त सजाएं मुकर्रर करना किसी भी तरह जमहूरी रवैया नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अहम सवाल यह है कि माजी में पेका एक्ट के खिलाफ एहतजाज और खुद पेका एक्ट का शिकार होने वाली नून लीग अब फिर ऐसे ड्रैकोनियन लॉज ला क्यों रही है? क्या हुकूमत का मकसद सिर्फ फेक न्यूज को रोकना है या इसकी आड़ में हकीकी मकासद कुछ और है? अहम सवाल ये भी बरादरी का एहतजाज क्या हुकूमत को बिल वापस लेने पर मजबूर कर सकता है, और सबसे अहम ये कि इस एहतजाज में अपोजिशन और सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर सकती हैं। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। 11 माह की हुकूमत निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कानून पर कानून, तरमीम पर तरमीम। पेका कानून एक और हुकूमती कोशिश। सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर, क्या हुकूमती अज़ाइम पूरे हो पाएंगे? हसन निसार साहब, कहने को तो ये बड़े आराम से कह दिया जाता है कि हमारे मुल्क में बहुत आज़ादी इजहार की आज़ादी है, जिसका जो दिल चाहे कह देता है, जो करना चाहे करता है, मगर दरअसल हकायक बरक्स हैं, क्योंकि कानून वही जो हुक्मरान को पसंद है, अमल दरामद भी उसी कानून पर जो हुक्मरान ख्वाहिश रखे। ये जो भी पेका कानून और जो सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है, हुकूमत जो चाह रही है वो कर लेगी, हालांकि डसे इसी कानून के हुए हैं। पता नहीं है आपको किसने कहा है कि यहाँ आज़ादी है और ये है और वो है। पहली बात तो ये है कि थड़ों से लेके ड्राइंग रूम्स तक की गुफ्तगू अगर सुनवा दी जाए हुक्मरानों की, इनकी नींदें उड़ जाएं। और ये आज से नहीं है, हमेशा से है। तो ये आज़ादी शहज़ादी इस मुल्क में कभी नहीं रही। थ्रू आउट पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें। पता नहीं है किसने आपको कहा कि आज़ादी है। ये बोलने भौंकने की हद तक ठीक है, अदरवाइज नहीं। सराइकी का एक आपको शेर सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत। आप पे शरबत, आप पे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सभे कुछ आप हैं। बोतल भी खुद, उसका ढकना भी खुद, उसके अंदर जो मटेरियल वो भी खुद, ये सारा कुछ, बोतल भी खुद। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये आपने कहा ना हुकूमती अज़ाइम, ये हर हुकूमत ने मुंह काला कराया है। एवरीबडी, हमेशा। ये पुरानी बात है यार। अच्छा, आपकी तो एज से ज़्यादा हो गया है मुझे जर्नलिज्म के साथ मेरी वाबस्तगी, और बहुत गहरी और बड़ी लगातार। ये हर कोई मुंह मारता रहा है और हर एक का मुंह काला हुआ है। अच्छा,
अब हुकूमती अज़ाइम के पूरे होने की आपने बात की है, ये है सतमाही हुकूमत। सतमाहा बच्चा जैसे लागर और कमज़ोर होता है ना, ये सतमाही हुकूमत है। इनकी ऐसी की तैसी, साफ़ी डटे हैं, ये खड़े रहें अगर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहला आदमी मैं वायलेट करूँगा इसको और इस तरह करूँगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ये देखो, आपने कहा हुकूमती अज़ाइम, देखो हुकूमत अगर जेन्युइन हो, हसन साहब सजाएं बहुत सख्त है इसके ऊपर, ये बता दूं मैं साहब। मैं छोड़ दो ना, मैंने ज़ियाउल हक जैसे बदबख्त की जेल काटी हुई है, ये छोड़ो। तंग आमद बजंग आमद होता है। अच्छा, असल बात यह है कि हुकूमती अज़ाइम पूरे होने के इम्कानात होते हैं अगर हुकूमत जेन्युइन हो। अगर फेक हो, 2 नंबर हो, ये तो ढोंग डेमोक्रेसी और एक अरेंजमेंट है। खाया पिया रज के गिलास तोड़ा चार आना, ख़त्म हो गई बात। अभी मुझे एक तफसील आई है कि जिस तरह FBR की कारों की डील में जो वारदात हुई है, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं फैसल बाबड़ा में। तो जिसकी हुकूमत की ना टांगे हैं ना बाजू हैं, रेडी पे पड़ी है, एक बस ख़त्म हुई बात। तो ये तो वाबड़ा का जो स्कैंडल है, जो मुझे आया है फ़ोन पे, जो आया है किसी ने, तो मैं हैरान रह गया। उसने सेनेट में ये बात की है, क्या पल्ले हैं इनके, कैसे करेंगे। अब दूसरी बात ये है, मुखालिफ फरीक कौन है? हम है ना। हम में कितना दम है? तो 2 4 10 सरपरे अगर दिमाग उनका घूम गया तो ठीक है, ऐसी तैसी इनकी। ये को मुझसे के लाए, यहाँ फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ज़ार्स ऑफ रशिया, ऑटोमन्स के फलाने टमकाने मुगलिए वो नहीं रहे। इनकी क्या औकात है? वो तो हिक के जोर पे आए थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, सही है। ज़ैगम साहब, ये जो पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी एहतजाज करी, बात वहां तक भी नहीं रहेगी। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं तो पूरी की पूरी सोसाइटी आ जाती है, जितने भी लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो। ये बता रहे हैं कि जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर हुक्मरान खुद ही हैं, जुर्म का तयन भी हुकूमत करेगी, तफ्तीश और अदालती अमल भी हुकूमत की मर्जी से ही होगा। यानी कि जो भी कुछ बनाया जाएगा, अभी जिस तरह अथॉरिटी बनेगी, सजा भी उसी तरीके से। तो आज़ादी इज़हार राय पर और कितना बड़ा वार, मतलब है, कहाँ कहा जाएगा कि कोई गुंजाइश बच गई है? जब हुक्मरान ये सब रोल लेने की कोशिश करें, खुद जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशनर बन जाएं, तो इसी को ही तो अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं ना। और जो इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट है, जो उनका हर साल रिपोर्ट एक निकलती है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को हाइब्रिड से हटा के अथॉरिटेरियन एक हुकूमत में बना दिया है कि अथॉरिटेरियन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब हाइब्रिड नहीं रहा, एक तरह की डिक्टेटरशिप की शक्ल पाकिस्तान ले चुका है। और सहाफी कैसे बाहर ना निकले? अब सहाफियों का आप देख लीजिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम है, वो ये बताती है कि सहाफियों के लिए पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक है। और पाकिस्तान का नंबर 180 मुल्कों में से 152 नंबर पे है। और तीसरा भी आपको एक बता देता हूं इंडिकेटर, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट होती है हर साल, और वो पाकिस्तान को कहती है कि पाकिस्तान पार्टली फ्री है, आधा आजाद है, मुकम्मल आजाद मुल्क नहीं है। तो ये इसी वजह से हुआ है ना, पाकिस्तान यहां तक ये इतने तमगे जो सजे हुए हैं पाकिस्तान की हुकूमतों के सीने पर, ये इसी वजह से, इसी खौफ की वजह से, और इस खौफ की वजह से जो इन्होंने पै दर पै इक़दाम किए हैं। और जितने ये खौफजदा होते हैं उतने मजीद ऐसे इक़दाम करते हैं, और उतने मजीद इनसिक्योर होते हैं, उतना ही उनका मुस्तकबिल मजीद खराब होता है। न ये अपने माजी को देखते हैं, न दूसरी सियासी जमातों के माजी को देखते हैं, किसी को क्या मिलता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इतने मकबूल सियासतदान थे, पाकिस्तान की सबसे पहली मकबूल पार्टी के सरबराह थे। उन्होंने इस तरह के काम किए तो क्या मिला? FSF बना ली, सहाफत का गला घोंट दिया, जितना कुछ किया। सबसे बड़ा उनको नुकसान हुआ, मकबूलियत के बावजूद हुकूमत से निकलना पड़ा। और खुद मुस्लिम लीग खुद देखे कि जो कुछ ये करती रही है माजी में, उसका इसको कितना फायदा हुआ है। और हुकूमती अज़ाइम की आपने बात की, अज़म तो एक ही होता है हर हुकूमत का, पाकिस्तान में तो खास तौर पे, वैसे तो दुनिया में हर हुकूमत का, लेकिन वो जमहूरी तरीके इस्तेमाल करते हैं।
वो ये होता है कि हुकूमत से इस कुर्सी से चिपके रहो, अब बैठ गए हो तो अब हमें को उतारे ना, और जिससे उतरने का खौफ है उसका रगड़ा लगाओ, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दो। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना पड़ता है पूरे मुल्क को। देखिए, अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट हैं, दुनिया के मारूफ दानिशवर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। उनकी एक किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अभी तक जितनी रिसर्च थी, जितने बातें थी, वो ये थी कि आजादियां हो जिस मुल्क में, वो मुल्क तरक्की करता है। इस पर बहुत रिसर्च थी, लेकिन अमर्त्य सेन इस बात को एक कदम आगे ले गए। उसने कहा सिर्फ यूं तुम क्यों कहते हो कि जब आजादियां मिलती हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं? आजादी तरक्की का जीना नहीं है, तरक्की का मकसद है। आपको तरक्की इसलिए करनी चाहिए कि आपके अवाम को आजादियां हासिल हों, उनको चॉइसेस हासिल हों। अभी इस कानून को देखिए, बनाकर ले आए हैं, कितनी गलतियां हैं। ठीक है, दुनिया भर में एक चैलेंज है, और कोई अनोखा चैलेंज नहीं है पाकिस्तान में। इतना बड़ा एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया है। आप देखें कि दुनिया के बाकी मुल्क उससे कैसे डील करने की कोशिश करें। अगर आपका मकसद इस चैलेंज से निपटना है, अगर आपका मकसद जो नुकसानात हैं, जिसको आप फेक न्यूज कह रहे हैं और असल में डिसइंफॉर्मेशन की बात है, उससे दूसरे मुल्क कैसे निपट रहे हैं? इस तरह के कानून तो कोई नहीं बना रहा। बहुत सख्ती से डिसइंफॉर्मेशन को डील किया जाता है यूरोपियन मुल्कों में, बरतानिया में फॉर एग्जांपल। लेकिन ये तो नहीं करते ना जी, इस तरह से तो नहीं किया। आप तो 9 साल पहले कानून बनाया ना, तो उसकी खामियां 9 साल बाद बैठे भी ढूंढ रहे हैं अभी। और आप जो बनाएंगे तो कौन कहे कि ये सही कानून है? अगर 9 साल पहले वाले कानून को अभी जाके सोच रहे हैं कि गलत है, तो आप दुनिया से मशवरा करें, तरीकाकार देखें। ठीक। और इनकी सोच में ये बात होती है कि अगर कोई कसर रह गई तो वो कसर मजीद पूरी करें, मजीद रगड़ा लगाएं। इसके जो पॉजिटिव पहलू है वो नहीं करने। पॉजिटिव पहलू से भी तो इसको बहुत सा डील किया जा सकता है ना। खौफ के नीचे तो ज़ैगम साहब पॉजिटिव पहलू नहीं हो सकते। आपने जो ऊपर फियर फैक्टर की बात कर दी शहजाद साहब, वसी और मुबहम डेफिनेशंस हैं, सख्त सजाएं हैं, मवाद पर कंट्रोल है, अपील का हक भी महदूद है इसके अंदर। ये फियर क्यों है? हुकूमत को फ्री स्पीच से खौफ ज़दा होना चाहिए, वो तो हुक्मरान है, हुकूमत है, खौफ काहे का? देखिए, आज तक सिर्फ 2 किस्म की हुकूमतें देखी हैं ना, या भुगती हैं। एक हैं जो कि मार्शल लाई हुकूमतें थी, डिक्टेटरशिप्स थी, और दूसरी जो कि गैर मार्शल लाई हुकूमतें थी या डिक्टेटरशिप्स नहीं थी, किसी और शक्ल की डिक्टेटरशिप्स थी। मैं अब उनको कहता हूं कि सिविलियन डिक्टेटरशिप। लेकिन थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल साइंस के नुक्ता नज़र से, या सियासी निज़ाम या जो भी निज़ाम हुकूमत होता है, वो या जमहूरी होगा या फाशिस्ट होगा। जमहूरी निज़ाम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से आते हैं? आपको पार्लियामेंट से मिल जाते हैं, कमेटियों की शक्ल के अंदर। पार्लियामेंट का बुनियादी काम होता है हुकूमत के ऊपर नजर रखना, लेकिन यहाँ पे तो पार्लियामेंट साथ मिली हुई है हुकूमत के। सबसे पहला फेलियर यहाँ पे आ गया। दूसरा, मीडिया वॉचडॉग होता है किसी हुकूमत के ऊपर। मीडिया को ये कदगने लगा के कंट्रोल कर लिया। आप सियासी तंजीमों, सहाफती तंजीमों की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता कौन सी सहाफती तंजीमें कर रही हैं बाहर, उसमें मुझे नहीं पता ये जो मालिकान हैं ये भी शामिल हैं या नहीं है। क्योंकि मालिकान शामिल नहीं है तो फिर उनके अकेले होने का, वहां पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मालिकान जब तक उस सारी प्रोसेस के अंदर खड़े होकर बात नहीं करेंगे, और अगर उनको बुला के वहां पे वज़ीर आज़म साहब गुफ्तगू करते हैं और उनको कायल कर लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर तो सहाफती तंजीमें बोलती रहेंगी और कुछ फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज जुडिशरी, उसका हाल भी आपने देख लिया कि जहां पे आपको तस्फिया चाहिए था अवाम और हुकूमत के बीच में, वहां पे आप जुडिशरी के पास जाते थे, आपने उसको तोड़ के रख दिया। तो फाशिज्म जो है, जो उसकी जिद है किसी जमहूरी निज़ाम की, वो क्या चीज है? सिविलियन डिक्टेटरशिप ना बोलें, आप फाशिज्म कह लें। फाशिज्म उसमें ये कहती है कि मैं जो कहूं वो कानून, यानी मैं कहूं वो कानून है। अवाम का मफाद या अवाम के इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल नहीं होते। मेरे इंटरेस्ट और मेरा कहा कानून होगा। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका कहा कानून है, हुकूमत का कहा कानून है। आप अंदाजा लगाइए कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18वीं और 26वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ लगा के दिखाए। वो ये वाली बात है कि हम टांगे तोड़ देंगे। क्यों टांगे तोड़ देंगे? 18वीं 26वीं तरमीम आपकी मलकियत है, ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और आइन पाकिस्तानी अवाम का है। तो जहां पर इस किस्म की सोच हो कि ये हमारा है, यानी ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं, और ये कह रहे हैं ये हमारा है, वो लेके इसको आगे आ रहे हैं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। ये फैशिस्ट सोच है जो कि सामने नजर आ रही है। उस फैशिस्ट सोच का एक अंजाम या एक तरीका आप आज इन कवानीन के अंदर देख रहे हैं।
तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का ताल्लुक था आसमा जहांगीर बीबी के साथ, बहुत करीबी ताल्लुक था। और आसमा जहांगीर बीबी ने हमेशा एक जमहूरियत और एक लोगों के हकूक की बात की और उसकी जंग लड़ी। और मुझे यकीन है कि आजम नज़ीर तारड़ भी ऐसे ही अच्छे इंसान है जिस तरह आसमा बीबी थी। लेकिन इससे आगे जाके क्या होगा, कौन सी हुकूमत अगली आएगी, और मुझे नहीं पता अगले 5 साल में इनको किस हद तक कायल कर लिया जाएगा कि और क्या क्या कवानीन लेके आने हैं, किस तरीके से लोगों का गला घोंटना है, किस तरीके से आवाज बंद करनी है, किस तरीके से यहाँ पे लोगों की इजहार राय की जो आजादी है उसको हमने उस पर कदगन लगानी है, खत्म करना। तो ये वो चीजें हैं जो कि सामने आपके, इसका मैं आपको ये बता रहा हूं कि होने क्या जा रहा है। तो कल को इमरान खान की हुकूमत आ गई 4 साल बाद, तो उसकी सोच ऑलरेडी उस किस्म की है। वो तो कहता है जैसा ट्रंप का मसला क्या था, ट्रंप को पहले कांग्रेस ने चेक रखा पहली टर्म के अंदर, इस बार कांग्रेस को साथ में लाके कांग्रेस उसकी अपनी वो इसीलिए लोग घबरा रहे हैं कि अगले 4 साल में दुनिया का नक्शा क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रंप किसी कंट्रोल में नहीं। आगे का तो सोचते ही नहीं ना शहजाद साहब यहाँ पे। उसके बावजूद कांग्रेस से उम्मीद है कि शायद उसको रोक ले, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी काम नहीं है ना, सब लोग साथ मिल गए उसके जिन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस रखने थे, इसलिए आपका निजाम यहाँ पे आज बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि ऑपोजिशन में चले जाएं तो आजम नज़ीर तारड़ साहब इस कानून के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इसको एक ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हो। हमाद साहब यहाँ पे बात हो रही है जो तहरीक के अंदर मुतालबा कर रहे हैं, जो सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर हम तहरीक चलाएंगे मामलात को ना संभालें, यानी बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं कि पहले मुशावरत करें फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी शहजाद साहब ने भी ऊपर मेंशन किया मीडिया और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक ताल्लुक है। सरमाए के बिना तो सहाफत अब नजर आ रही है कि उसके ताबे पूरी दुनिया में ये हालात हैं, तो सरमाए का जबर सहाफियों को कितनी दूर तक ले जाएगा, कितनी जद्दोजहद कर पाएंगे या गुंजाइश होगी कि वो बिल की वापसी के मुतालबे पे खड़े होंगे? आगाज तो किया उन्होंने, हम देखते हैं कि वो कहाँ तक जा पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके थ्रू वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे पेश कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट फेयर्स। इसकी तारीख है हमारे मुल्क में, प्रेस इन चेन्स जो ज़मीर न्याज़ी साहब की किताब है, यानी प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस से हम शुरू हुए और उसके बाद ये मामला चलता ही चला गया, हत्ता कि हम ये पैका की मेरा ख्याल तीसरी ये फॉर्म है अब, हाँ जिस तक हम तीसरी किस्त तक पहुंच गए हैं और एक से एक बढ़कर नमूना आ रहा है। अच्छा, उसमें करते क्या है, ये मसला क्या है? देखिए बुनियादी बात, अब तो वो ये कह रहे हैं कि पुरानी बातें जो थी सो थी, अब तो हम डिजिटल, हमारा मसला ये बहुत है, अब तो हम ये सारी चीज़ें जो पहले प्रेस पे अप्लाई होती थी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अप्लाई होती थी, अब वो डिजिटल मीडिया के लिए हमने ये इसलिए बनाया है ये कानून। ये उनका आर्गुमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पगड़ियाँ उछलती हैं, यहाँ पर नफ़रत फैलाई जाती है, उस नफ़रत के नतीजे में लोग कत्ल भी हत्या के हो जाते हैं, फसादात फैलते हैं, और ये बज़ाहिर बातें दुरुस्त भी लगती हैं। ये सब कुछ होता है, हमने देखा है, हमारे मुल्क में भी होते हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बदसलीक़गी को दाद दीजिए आप कि इससे ज़्यादा फुहड़पन से भी कोई बिल पेश किया जा सकता था और पास करवाया जा सकता था, जैसा कि ये पैका का कानून करवाया गया। यानी आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, आपके साथ स्टेक होल्डर्स में से कोई भी मौजूद नहीं, ऑन बोर्ड ही नहीं किया, शेयर ही नहीं किया उनसे, आप उनसे बात आपने की ही नहीं। यानी आप अगर बनाते हैं ना, कोई गन्ने के ऊपर भी पॉलिसी बना रहे हो तो आप उस पर बात करते हैं स्टेक होल्डर से, कोई चीनी को कुछ करने लगते हैं तो आप स्टेक होल्डर से बात, टेक्सटाइल पे कुछ, आप हर चीज़ पे लोगों से बात करते हैं। तो ये फ़कीर बेचारे सहाफ़ी, इनसे भी कोई बात की जानी चाहिए थी कि हम एक कानून बनाना चाहते हैं, इसकी क्या शक्ल होगी ताकि ये जब ड्रैकोनियन लॉ शुरू हो गया, इससे बचा भी जा सकता था, क्योंकि एक जवाज़ तो मौजूद था कि आप AI से लोगों की तस्वीरें बनाकर ये क्यों उनकी ज़िल्लत का सामान करते हैं, क्यों डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, क्यों नफरत फैलाते हैं। तो इसका इंतजार, ये बात तो बड़ी अच्छी हमारा सब तो इंतजार क्यों किया जाता है? देखिए खुद भी फैलाने में शामिल रहे हुक्मरान। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि हम कानून का जुज़्व इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ के करें तो मसला नहीं है, मेरा मुखालिफ करे तो मसला है। हमारी सोच यहाँ गलत है। ये तो सारी हमेशा से ही हो रहा है। मैं तो इस वक्त उसूल की बात कर रहा हूँ कि उसूलन तो ये बात दुरुस्त नजर आती है, लेकिन जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि देखिए दुनिया जिन्होंने ये चीज़ें ईजाद की हैं और दुनिया जहाँ पर ये मसाइल हमसे पहले आ गए हैं और वो इनसे नबर्द आजमा हैं और वो कानूनी तौर पर भी इन मसाइल को देख रहे हैं और अदालती तौर पर भी देख रहे हैं और हमसे कई आगे हैं, हमने उनसे कोई सबक सीखने की कोशिश नहीं करना थी। हमने तो एक अजूबा एक बना दिया। यानी हम अभी तक उसी मामले में, देखें आप
यानी मैं आपको तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन आपके मुल्क में हर वक्त पाबंदी लगी होती है, किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया जा सकता टीवी के ऊपर, क्योंकि हर सियासतदान किसी एक सियासतदान की पाबंदी को सपोर्ट करता है। हमें ब्रेक लेनी है, हम आते हैं सियासतदानों पर ब्रेक के अगले हैं, क्योंकि अगर सियासतदानों में बर्दाश्त कम होगी तो वो एक दूसरे की परेशानी पे ही खुश रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि फैसला हुआ था कि 7 वर्किंग दिनों में इजलास होगा, आज 7 दिन पूरे हो गए। तवक्को थी कि अपोजिशन के अरकान आएंगे। अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। इस मीटिंग को आगे रखने का कोई मकसद नहीं बनता। इसी तरह इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म हो चुके, ताहम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो 31 जनवरी तक स्पीकर से राब्ता कर सकती है। हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात के आगाज को खुशाइन करार दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि गर्मी सर्दी के बावजूद मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान में सियासतदान और सियासी रहनुमा मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते निकालते आए हैं। पाकिस्तान नेशनल अलायंस भुट्टो की बदतरीन सियासी मुखालिफ रही। 1977 के इंतखाबात में धांधली के इल्जाम के बाद इसी PNA ने भुट्टो के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। बहुत से उतार चढ़ाव और ऊंच नीच के बावजूद PNA ने जुलाई 77 के मार्शल लॉ तक इस मुज़ाकरात के ऑप्शन को न छोड़ा। अयूब खान के खिलाफ सख्त एहतजाज के बावजूद सियासी जमातें उस फौजी हुक्मरान के साथ भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठी, जबकि उस वक्त मुल्की निज़ाम भले ही क्लासिकल मायनों में जमहूरी ना हो, मगर इसके बावजूद बुरे भले इलेक्शंस के नतीजे में ही ये मौजूदा सेटअप कायम हुआ है। जबकि अब की बार तो हुकूमत बार बार खुद PTI को मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़ने की तलकीन करती रही। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात खड़े कर रही है। हुकूमत को अदालती कमीशन बनाने और असीरान की रिहाई जैसे मुतालिबात हकीकत में हुकूमती दायरे इख्तियार में आते ही नहीं थे, तो फिर ये मुतालिबात किए ही क्यों गए? इसी तरह हुकूमत जब बार बार PTI को मुज़ाकरात की मेज पर आने का कह रही थी, तो उसके पास PTI को देने के लिए था ही क्या? ऐसे में बुनियादी सवाल यही, 50 दिनों की मशक से हुकूमत और PTI ने क्या खोया और क्या पाया? इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। वैसे हमारे पैनल में भी ऐसे लोग रहे जो बहुत वेलकम करते रहे और कहते रहे कि अभी तो आगाज है, 1-2 नशिस्तें क्या बहुत सी नशिस्तें करना होंगी, बहुत महीने लगते हैं ऐसे मुज़ाकरात को चलने में। आज देखते हैं वो क्या कहते हैं कि 3 नशिस्तें ना हो पाई। पैनल के लिए सवाल, PTI की मुज़ाकराती अमल में अदम शिरकत, मुज़ाकरात का सिलसिला अमलन खत्म। इरफान सिद्दीकी, 50 दिन की मशक, हुकूमत और PTI, हासिल वसूल क्या? ज़ैगम साहब, ये 50 दिन ने क्या दिया हुकूमत और अपोजिशन को? मेरे ख्याल में बहुत कुछ दिया। देखिए, मैं उसमें इजाफा करूंगा कि सियासत का सबसे बड़ी ताकत मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होते हैं, और सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार डायलॉग होते हैं। इस 50 दिनों में यह हुआ कि कम अज कम कुफ्र तो टूटा, और जो डायलॉग की बरकत होती है वो तो हमें मिली। इन्होंने आपस में बैठने की आदत तो अख्तियार की, और 2014 के बाद से PTI पहली बार सियासतदानों के साथ बैठी। पहले इमरान खान अलायंसेस भी किया करते थे, सियासतदानों के साथ भी बैठते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह की सियासत PTI ने की, उसमें उनके नैरेटिव के साथ सियासतदानों से डायलॉग मेल ही नहीं खाता था। तो कम से कम नुमाइशी तौर पर ही सही, अगर पसे पर्दा कोई और डायलॉग हो रहे थे और ये सामने हो रहे थे, नुमाइशी तौर पर ही सही, कोई शर्त पूरी करने के लिए सही, उन्होंने डायलॉग तो किए और हुकूमत को एक लिहाज से तस्लीम कर लिया। हुकूमत को ये मिला और अपनी बात कहने का मौका मिला। अब यहाँ पे मसला क्या है? डायलॉग में मुज़ाकरात का एजेंडा दिया जाता है, शराइत नहीं दी जाती, अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि PTI के पास अल्टीमेटम था और शराइत थी, 2 शराइत थी, और उन्होंने कहा कि एक को तो फौरन मान लो, जवाब देने से भी पहले मान लो, अगली मीटिंग से भी पहले मान लो। यहाँ पे आके ब्रेक डाउन हुआ। तो इस लिहाज से इसकी जिम्मेदारी आके PTI पे पड़ी। PTI को कुछ सब्र करना चाहिए था, कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये कि PTI बिल्कुल नाउमीद हो चुकी है, वो समझती है मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा उसका नैरेटिव, उसका नुकसान होगा, अवाम में उसकी साख खराब होगी। या दूसरी बात है कि उसको कोई उम्मीद है, और शायद ये उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी दबाव हुकूमत को, मुक़्तदरा को मजबूर कर देगा कि वो PTI की शराइत को तस्लीम करे।
ठीक हो गया। शहजाद साहब, मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद से मुल्क के संजीदा हल्के पीटीआई के मुतालबात से मुताल्लिक कह रहे थे मुक़्तदरा या अदलिया से करने वाले हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, मगर इन मुतालबात को मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी कहा जाता रहा। हमारे प्रोग्राम पर बात हुई कि आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे आकर कहीं ना कहीं मिनिमम एडजस्ट कर जाएंगे। पीटीआई अपने मुतालबात पर रही और मुज़ाकरात ब्रेक डाउन कर गए। ये फिर शुरू क्यों किए थे पीटीआई ने मुज़ाकरात? ब्रेक डाउन होने की वजह यह है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर नीयत थी मामलात को हल करने की और मामलात के सुलझाव की, तो फिर तो ज़रूर इसमें से कुछ निकलता, लेकिन चूंकि वो नीयत नहीं थी इसलिए इससे कुछ नहीं निकला। दूसरी बात ये है इंतहा पसंद रवैये, नफरत के रिश्ते, ये इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज, कोई आपस में मिल बैठने का वो गुंजाइश इन्होंने कभी रखी नहीं। पोलराइज मुआशरा तो हम बात करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से पोलराइज हुआ और किस तरीके से हमारे रवैये पोलराइज हुए और इंतहा पसंदी को जा पहुंचे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। फिर है जीरो सम, यानी मैं ये नहीं, इस पे राजी नहीं हूं कि मैं कुछ तुम्हें दूंगा कुछ खुद दूंगा, जो कुछ है मैं ही लूंगा। ये है जीरो सम ऑप्शन, और चूंकि जीरो सम सोच है और सब कुछ मैंने ही लेना है, इसलिए तो वजह क्या थी, हुआ क्या, इनके पार्टी मफादात इनके ज्यादा करीब थे, इनके दिल के करीब थे, जिसके लिए मुज़ाकरात किए गए। पार्टी मफादात क्या थे? पीटीआई कहती थी असीरान की रिहाई, जिसमें इमरान खान भी शामिल था। वो बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने बाकियों को भी शामिल किया, वरना वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की आज़ादी। दूसरी बात कमीशन, कमीशन से क्या होगा, कमीशन से उनका जो जिस किस्म के मुकदमात में से वो गुजर रहे हैं उनमें कुछ कमी आ जाएगी अगर वो कमीशन बनते हैं तो, और उसके बाद कोई उनकी एक किस्म की इंक्वायरी होती है। तो ये दो मकासद थे उनके। हुकूमत क्या चाह रही थी? हुकूमत चाह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए इमरान खान को उस लेवल के ऊपर जहां पर कि वो कॉम्प्रोमाइज नजर आए और पता लगे कि वो एक एनआरओ की किस्म की चीज ले चुका है या लेना चाहता है, चाहे वो अपनी आजादी की खातिर लेता है या किसी सियासी मकसद के लिए लेता। और वो कॉम्प्रोमाइज जब हो जाता तो उसके बाद फिर ये था कि वो सब के सब एक ही, जिसे कहते हैं कि उसमें पलड़े में देखे जाते और एक ही तरह के देखे जाते। तो ये हुकूमत का मकसद था। जाहिर है कि दोनों अतराफ के अंदर मकासद मुख्तलिफ थे, इसलिए अवामी इंटरेस्ट, अवामी मफाद, रियासती मफाद, सियासी मफाद, हुकूमती मफाद इन द सेंस ऑफ कि हुकूमतों को आइंदा सियासत का निज़ाम को कैसे लेके चलना है, हुकूमत के निज़ाम को कैसे लेके चलना है, इदाराती इंटरेस्ट जहां पर कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, एक लफ्ज भी वहीं पे उसके ऊपर नहीं कहा गया। हाँ, ये कहा गया पिछले 2 दिनों के अंदर कि जी हमने अभी तो वहां पहुंचना था, अगर हम वो पहुंच जाते, लेकिन ये एक जो तमाशा चल रहा था, आफ्टर ऑल इसका अंजाम पहुंचा जो कि तवक्को थी, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। तो क्योंकि नीयतें ठीक नहीं थी, इसलिए अमाल का जो नतीजा निकला वो भी यही होना था। ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे हसन साहब और हमाद साहब की राय। हसन निसार से मुज़ाकरात अमलन अपने इख्तिताम को पहुंच गए। आपके ख्याल में ज्यादा खसारे में हुकूमत रही पीटीआई और अभी भी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव तलाश किया जा सकता है? देखिए, रॉक बॉटम कहते हैं पीटीआई ने खसारे में क्या है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो खसारे में हो ही नहीं सकते, चूंकि खसारे की ऑलरेडी वो इंतहा पे हैं, बंदे उनके अंदर हैं, केसेस उन पे बने हुए हैं, लीडर जेल में है, उसकी अहलिया जेल में है, उसका भांजा जेल में है, तो उसका क्या खसारा? मुझे अभी किसी ने बताया है कुछ देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले कि इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात ढोंग थे, हमने तो इन कठपुतलियों को एक्सपोज करना था। वाह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं पता है सही है गलत है। अच्छा, एक बात जिसको मैं बहुत मेरे दिल को लगी, हमारे यहाँ इस तरह की बातें होती नहीं। शहजाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, बदनीयती और ये और वो। हमने देखो, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मैं आज से 40 साल पहले, 45 साल, 50 साल यूनिवर्सिटी डेज से लेके बड़े चंद अशनोबाद तक का पाकिस्तान में देखता हूँ। इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी कमीनगी नहीं थी। ये जो बात इन्होंने इन्नमल माले बिनियात वाली की है, हमने सिर्फ बदनीयती, इंतहा पसंदी और नफरत में, एक दूसरे से नफरत में तरक्की की है। ये बहुत भयानक बात है जो उन्होंने की है। एक तो ये तो होता है ना, टेबल्स वाली बात है, 2 2s और 4, ये जो हम तज्जिया मज्जिया होते हैं। बेसिकली इस सारी सूरत हाल की रूह पे उंगली रखी है शहजाद साहब ने, ये जो बात की है बदनीयती दोनों तरफ से। अच्छा, अब आपका आखिरी एक फॉर्मल सी बात की है आपने भी कि भी हासिल वसूल, हासिल वसूल हुकूमत को क्या होना है? शर्मिंदगी, सुबकी, मायूसी, खजालत, मजीद नामकबूलियत, मजीद हकारत, मजीद कमजोरी, खत्म। और वाकई ये गलत था, जो वो चाहते थे वो हो नहीं सकता था।
ये तो वैसे ही झूठ पे खड़े हैं सारे के सारे, तो इसलिए वो ठीक है, ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए था। शुरू में मैं भी बेवकूफ़ बना, लेट मी कन्फेस कि यार अच्छा बात आगे चले, को मुल्क आगे चले। हाँ, आप सब लोग हम पे भी तनकीद करते रहे कि आप क्यों मुज़ाकरात पे बात करते हैं, अभी तो बहुत लंबा चलना है इन्होंने और बहुत कुछ होना है। नहीं, लंबा कुछ नहीं है। सही है। अल्लाह आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, और आपके सदके अगर मुझे को 2-4 साल और मिल जाएं, जिसकी उम्मीद नहीं है तो नहीं सर, लंबी जिंदगी, तवील जिंदगी, लंबे नहीं, याद रखना ये आखिरी मंजर देख रहे हो, आखिरी मकरू मंजर इस मुल्क में। ठीक है, दिस इज द एंड। सही हो गया। हमाद साहब, तो दोनों की अगर नीयत ही यही थी और चाहते ही नहीं थे, तो फिर जो हसन साहब कह रहे हैं, शहजाद साहब ने बात की कि ये तो होना ही था, तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फिर मैं इस तरह रख लूं आखिर में आके या लूज लूज पता नहीं। देखिए हम तो ये अगर चाहिए थी तो फिर तो विन विन हुआ ना। हाँ, अगर लेकिन देखिए ना, हम तो ये समझ रहे थे ये मंजर क्या था। पीछे से जरा आइए, इमरान खान साहब ने किए हमले और वो आए, रेड जोन तक आने की कोशिशें की, यलगार, लश्कर कशी, दावे बोले गए। उसके बाद क्या हुआ? डिसिपेटेड द एनर्जी, पार्टी को कमज़ोर किया गया या हो गई, और वर्कर निकलना और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे चली गई। और अब यूँ लगा, और फिर आयरन हैंड के साथ इसे निपटा भी गया, ये भी करार करना चाहिए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमने कहा शायद इसके बाद अब वो आ रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ। उन्होंने सोचा कि ये रास्ता है, इससे तो कामयाबी नहीं मिली, यानी ताकत से तो कामयाबी नहीं मिल सकी, तो बातचीत, गुफ्तगू शुनीद करनी चाहिए, जिसका कि बड़े अरसे से चर्चा भी था, लोग मशवरा भी दे रहे थे ये करना चाहिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुज़ाकरात, अब मंजर क्या नज़र आ रहा कि PTI मुज़ाकरात से भाग गई। ये हुआ ना कि वो 7 दिन जी, 6 दिन हो गए, वो 7 दिन हो गए, हमने ये शर्त लगाई थी, यानी वो तक गैर सियासी, गैर मुतवाज़न गुफ्तगू करके वो मंजर से हट गए। और हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाया। ये पॉइंट स्कोरिंग तो करनी होती है, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग ये की। उन्होंने कहा जी हम तो बैठे हुए हैं, हम तो इंतज़ार में हैं, हम तो इस कुंजे चमन में मुंतज़र हैं कि कब आएंगे वो। यही गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो कि 45 मिनट हमने इंतज़ार किया है। आज भी वो पहले अनाउंस कर चुके थे हम नहीं आएंगे, PTI वाले, लेकिन ये बैठे रहे। इन्होंने कहा हमने मैसेज भी किए हैं जी, हम तो मैसेज, हम अभी कमेटी भी नहीं तोड़ेंगे जी, ये प्राइम मिनिस्टर ही तोड़ेगा, हम तो, यानी वो पॉलिटिकली एक फसाड बना रहे हैं। और उनको मौका दिया गया, उनको PTI ने मौका दिया कि आप भाग गए हैं। आप, ये तो बच्चेकाना तर्ज अमल तकरीबन हुआ, कम अज़ कम ऑन द फेस ऑफ इट सामने यूँ नज़र आ रहा है कि आपको ज़रूरत क्या, आप उनको बोलने दें। और उसके बाद जब वो बात कहेंगे कि हम नहीं बना सकते जुडिशल कमीशन, क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही अदालतों में केस चल रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाज़ आ जाएगा, कोई बहाना आ जाएगा। आप कह रहे हैं वो हामिद रज़ा के घर छापा पड़ गया तो हमने नहीं, बिल्कुल गैर मुनासिब गुफ्तगू की गई, ये इसका कोई इलाज नहीं है। आइंदा क्या होगा, ये बैकडोर मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते इस तरह, ये जो अगर लोग समझ रहे हैं। अरे आइंदा ये होगा सर, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाए, वो तो खिलाड़ी थे, वो थक चुके थे, उन्होंने ब्रेक लिए, रिफ्रेश होकर एनर्जी के साथ वापस आ गए। उन्होंने कहा एहतजाज और सिर्फ एहतजाज, हम वापस उसी मोड में। लेकिन आखिरकार करनी गुफ्तगू पड़ेगी। अब देखते हैं कि कितने दिन बाद दोबारा थकते और मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे। इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।